होम्योपैथी दिवस है। श्रोताओं, अगर हम चिकित्सा पद्धतियों की बात करें तो इसमें होम्योपैथी का एक विशिष्ट महत्व है। बहुत ही सरल, सहज और रोचक पद्धति है ये चिकित्सा की। और कभी कभी हम देखते हैं कि मीठी सफेद गोलियों से उपचार होता है। उपचार का और भी इसमें तरीका होता है, और खासकर जब बात लक्षणों की होती है तो होम्योपैथी की बात होती है। तो चलिए, आज होम्योपैथी दिवस पर हम इस चिकित्सा विज्ञान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर सागर हेलोड़े हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी और सभी श्रोताओं को धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आज वर्ल्ड हैनीमैन डे, जो कि होम्योपैथी डे भी है, जी, के अवसर पर मुझे स्टूडियो में आप लोगों के सामने कुछ बोलने मिला। बिल्कुल। डॉक्टर सागर, आपने जैसा जिक्र किया डॉक्टर हैनीमैन का, तो वो इसके जनक माने जाते हैं। जी। तो आज जबकि विश्व होम्योपैथी दिवस है, आप किस तरह इसकी अवधारणा को और इसके स्थापना को हमारे श्रोताओं को बताना जी, मैं यहीं से शुरू करूंगा कि आखिर होम्योपैथी का एग्जिस्टेंस या होम्योपैथी आई कैसे हैनीमैन जी के जहन में। जी। हैनीमैन जो है वो बहुत ही गरीब घर के पर बहुत विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे और बहुत विद्वान। उनका पढ़ाई पे शुरू ही रुझान था और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी चिकित्सा पद्धति के ऊपर लगाई। बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील व्यक्ति होने की वजह से उनका सपना डॉक्टर बनने का ही था। तो तात्कालीन जो व्यवस्था थी चिकित्सा पद्धति की, उन्होंने वो पढ़ी और उसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट लिया, एमडी थे वो जी। और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस भी करी। प्रैक्टिस के दौरान में उनको ये लगा कि मैं जो भी दवाइयां करता हूं वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे काम करती है। मतलब जब तक वो दवा ले रहे हैं तभी तक वो पेशेंट ठीक होता है और फिर वो वापस वही तकलीफ लेके आता है। उनको ये बात बहुत ज्यादा खराब लगी कि ये किस तरह का चिकित्सा हो रहा है, ये सिर्फ पेलिएट हो रहा है या आगे बढ़ रहा है या पेशेंट अंदर से स्वस्थ नहीं हो रहा है। दवाइयों के जोर पे वो उस वक्त आराम पा लेता है। तो उनसे वो निराश हो गए उस दवा से और उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी। अब घर चलाने के लिए उनको 17 लैंग्वेजेस का नॉलेज था। जी। तो उस दौरान में उन्होंने सोचा मैं ट्रांसलेटर बन के अपना जीवन चला लूंगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा कि सिर्फ दवाइयों के भरोसे। मतलब एक व्यापारिक रूप लग रहा था उनको। उन्होंने ट्रांसलेशन जर्मन टू इंग्लिश ये चालू किया। उस दौरान में वो डॉक्टर कुलीन की एक मटेरिया मेडिका पढ़ रहे थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो दवा अगर क्रूड फॉर्म में ज्यादा ली जाए तो वो बीमारी के लक्षण पैदा कर देती है। तो उनको ये बात थोड़ी चुभी, जैसे न्यूटन को एप्पल चुभा था वैसे ही। तो सिंकोना बार, जो बार पेड़ है, उसका मदर टिंचर होता है क्यूनिन। उसमें ये लिखा था कि ये क्यूनिन की मात्रा अगर ली जाए मदर टिंचर डोज में तो मलेरिया के सिम्टम प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल सेम होते हैं जब मच्छर काटता है। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई कि जब मलेरिया का मच्छर काटा और जो टॉक्सिक अंदर गया और जो पैरासाइटिक बिहेवियर की वजह से ब्लड सेल्स टूटे और ठंड लग के बुखार आया, तो एक टिंचर कैसे ऐसे प्रोड्यूस हो सकता है। बिल्कुल जी। तो उन्होंने इसका प्रयोग अपने घर के लोगों पे किया और सबको ठंड लग के बुखार आया। इसको हटाऊं कैसे? तो उन्होंने उस मदर टिंचर को डाइल्यूट कर करके उसकी टॉक्सिसिटी हटाई और उसको पोटेंटाइज फॉर्म में लाया और जब उसको वापस दिया तो ये सारे सिम्टम चले गए। ये उनके लिए की था कि अगर इस तरह से है तो मैं सारी चीजों को एक साथ मदर टिंचर रूप में, मतलब टॉक्सिक फॉर्म में दूं और उनके सिम्टम्स को नोट करूं, जो डे डायरी कहलाती है। तो उनका जन्म हुआ था 1755, मतलब 1755 में जी। और ये होम्योपैथी का एग्जिस्टेंस आया 1810 में। जी जी। कुल आयु उनकी 88 इयर्स थी, मतलब 1843 में उन्होंने दुनिया छोड़ी। उनके लास्ट वर्ड थे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं किया, मैनकाइंड के लिए वो कुछ करके गए। बिल्कुल। तो उन्होंने 3 भाग में इसको बांटा। एक तो उन्होंने पहले लिखा इसके लक्षण, जो एक क्रूड फॉर्म में दिए जाने का, डे डायरी बोलते हैं उसको, पर डे सारे सिम्टम्स को नोट करना और फिर उसको डायलूट फॉर्म में देके उस सिम्टम्स को हटाना। इस तरह से उन्होंने मटेरिया मेडिका प्यूरा तैयार की, 3 वॉल्यूम में थी जी। 70 दवाइयों का उन्होंने प्रयोग किया। बिल्कुल। जो उनके खुद की आविष्कार बनी। जी। ये पहले व्यक्ति थे जिनका जाने अनजाने हमारी हिंदुस्तानी फिलॉसफी से मैच हो गया, क्योंकि ये पहले थे जिन्होंने बोला माइंड, बॉडी एंड सोल एक एक्सिस पे है। जी। इससे पहले हमेशा बॉडी की बात हुई। WHO जब आया, उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माइंड और बॉडी के ऊपर बहुत साल तक बोला कि ये हेल्दी है तो ह्यूमन बीइंग हेल्दी है। WHO अभी माइंड, बॉडी एंड सोल की एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। हैनीमैन ने उसको वाइटल फोर्स का नाम दिया था। जी।
तो एक उन्होंने बनाई फिलोसॉफी। फिलोसॉफी किसी भी मेडिकल साइंस में एक अलग ही बात थी, क्योंकि फिलोसॉफी बोलने से आर्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। इसीलिए उस वक्त में फिलोसॉफी जब आई मेडिकल साइंस में तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। जब पहला ड्राफ्ट हुआ जी, तो ये लगा कि कोरी मन की कल्पना, ये गप है, सूडो साइंस माना गया इसको, क्योंकि जब डायलूट इतना ज्यादा हो जाता है कि वो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसा भ्रमित हो गया कि ये दवा कुछ भी नहीं है, प्लेसिबो इफेक्ट है जी। इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। और उन्होंने तीसरा भाग बनाया रेपर्टरी, मतलब अब दवा तैयार हुई, फिलोसॉफी तैयार हुई, लेकिन देना कैसे और किस अंग पे ये काम करती है, मतलब जिसको मोडस ऑपरेंडी या स्फीयर ऑफ एक्शन बोला जाता है कि ये कैसे काम करेगा और किन किन जगहों में काम करेगा, जैसे मलेरिया में काम करेगा, थायराइड में काम करेगा, माइग्रेन में काम करेगा। जी, सोचिए कि इतनी बड़ी पूरी चिकित्सा पद्धति को एक अकेले व्यक्ति ने पूरा का पूरा आविष्कार पूर्ण रूप में तैयार किया। जी, कई साइंटिस्ट लगे, आज अगर मॉडर्न साइंस यहाँ है, बिल्कुल। आयुर्वेद में बहुत सारे ऋषि मुनियों का योगदान है, जी, चरक चरक तो मेन है ही, जी, लेकिन हैनिमन जैसे बिल्कुल अकेले ही पूरा एक गॉड का भेजा हुआ बंदा मानिए, क्योंकि हम लोग होम्योपैथी वाले उनको महात्मा हैनिमन बोलते हैं, एक्चुअली उनका नाम डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनिमन है। जी, जी। तो हमारे लिए वो महात्मा हैनिमन बोला जाता है हमारे फील्ड में, क्योंकि वन मैन इंडस्ट्री थे। हाँ, बिकॉज जिसके अंदर में अकेले सारा कुछ करके सिद्ध करके फिर उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, डिसाइपल्स को, और वो भी बोले कि हाँ यही रिजल्ट आ रहा है। जी, तो उन्होंने जांचा भी, सिर्फ ये मैंने बना दिया और इसको एक्सेप्ट कर लो ऐसा नहीं, आप लोग भी अपने पेशेंट में दो। तो इनके बहुत विरोध में एक कमेटी तैयार हुई, जी, जिसमें डॉक्टर केंट का बहुत बड़ा नाम है, उस वक्त के बहुत विद्वान डॉक्टर थे। वो इनके अगेंस्ट में लिखने के लिए उनकी सारी फिलोसॉफी पढ़ी, उन्होंने सारी मटेरिया मेडिका पढ़ी। उसमें उन्होंने एक पल्सिटिला नाम की दवा पढ़े थे, उनकी मिसेस को इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, तो कई रात से नहीं सोई थी। जी, इस फिलोसॉफी को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने पल्सिटिला के लक्षण अपनी वाइफ में देखे और उसको दे के पढ़ने बैठ गए, जो उनकी आदत थी। वो 3-3:30 बजे जाके देखे कि वो पहली बार सो रही है। इसके बाद ये उनके बहुत बड़े डिसाइपल बने और इन्होंने इसको बहुत मॉडर्नाइज किया। जी, मॉडर्नाइज किया इन द सेंस सारे अलाइड सब्जेक्ट्स के जितने भी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी थी, उसका होम्योपैथी के अंदर में किस दवा में कैसे सिम्टम के साथ आएगा वो तैयारी की। बिल्कुल। इस तरह से होम्योपैथी आज कंप्लीट साइंस बन के नेक टू नेक सारी पद्धतियों के आसपास चल रही है। बिल्कुल, बहुत ही रोचक जानकारी दी आपने डॉक्टर सागर, और हम निसंदेह कह सकते हैं कि वाकई वो महात्मा थे जिन्होंने ये कहा कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। हाँ। और इतने शोध और इतने रिसर्च, और 200 से ज्यादा साल हो गए हैं और ये पद्धति पूरी शिद्दत से चल रही है। तो आज के इस दिन हम उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आगे हम चलें, जैसा आपने कहा मदर टिंचर की बात की, लक्षणों की बात की, तो जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो इस चिकित्सा पे विश्वास करने के लिए क्या कुछ वो अहम पहलू हैं जो आप बताना चाहेंगे? इसके अंदर में मैं आपको बहुत साफ बताऊं कि आप एक पेशेंट या एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारा डॉक्टर का चयन कैसे हो। जी, आज एलाइड के अंदर बहुत क्लियर है कि फला नेफ्रोलॉजिस्ट है, फला डायबिटोलॉजिस्ट है, उसकी डिग्री है। इसके अंदर में BHMS ग्रेजुएट करके डिग्री लग जाती है और कुछ जगह MD भी हो गए हैं। जी, पर विशेषज्ञ बन गए और किस फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आम लोगों में, क्योंकि विशेषता यह है कि सारे डॉक्टर सारा कुछ देखते हैं। अब ये पोटेंशियल है कि नहीं है, इसके अंदर में जो टाइम वेस्ट होता है, जी, 6 महीने 8 महीने दवा लेने के बाद कोई फर्क नहीं, और किसी के पास गए और 2 दिन के अंदर में रिजल्ट आना चालू हुआ, ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट है अभी की सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल। एक इसके अलावा एक डायमेंशन और आ गया कि इसके अंदर नए लोगों ने अपने अनुसार, सुविधा अनुसार 4-6 जो एलाइड और प्रोमिनेंट ड्रग्स है उनको मिला के एक मिक्सचर पद्धति भी चालू कर दी, जी, जी, जिसको इन फार्मा कंपनीज ने बड़े हाथों हाथ लिया। जी, 4-5 दवाइयों को मिला के एक रूम ऑर्थो बना लिया, माइग्रेन बना लिया, हार्ट ड्रॉप बना लिया। अब उनका मूल सिद्धांत था कि जो लक्षण है उन लक्षण को मिला के सिंगल दवा आनी चाहिए। सिंगल दवा आनी चाहिए मतलब एक दवा होनी चाहिए। अब 5 दवा के अगर हम मिलाते हैं तो उसके 5 के मिक्सचर से कोई नया लक्षण तैयार हुआ है कि नहीं, इसकी कोई प्रूविंग है नहीं। अब ये प्रॉब्लम बन गया है पेशेंट के सामने कि लेबल लगी हुई दवा, फार्मेसी से खरीदी दवा माने, कि एक डॉक्टर का जिसका बोर्ड लगा है जहां पेशेंट आ रहे जा रहे हैं कि उसकी माने,
कि इसमें हमारे लिए सुटेबल डॉक्टर कौन सा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न अभी यही है। तो उत्साह से जाता है, लक अच्छा है तो डॉक्टर मिल गया तो काम हो गया, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम। मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो कि आप समझे। अगर डॉक्टर डिटेल केस लेता है और 3 एक्सिस पे बात करता है, 3 एक्सिस मतलब आपके शारीरिक लक्षण, आपके मानसिक लक्षण, मानसिक लक्षण मतलब हमारी सादी भाषा के अंदर हमारा बिहेवियर, मानसिक मतलब हम कितने अवसाद में हैं, दुखी है, एंजाइटी में, ये नहीं, हमारा प्रोन एरिया क्या है, मतलब हमारी सारी डिजीज के बाद हमारी मन कहाँ घूमती है। देखिएगा किसी का मन बहुत ज्यादा हमेशा बातचीत करते करते मनी के ऊपर जाता है, किसी का आध्यात्म पे जाता है, किसी का सेक्सुअल थॉट्स पे जाता है, किसी का नेगेटिव थॉट्स पे जाता है। ये उसका पर्सनालिटी टाइप हो गया। आते ही वो अपनी बातें रख पाता है, नहीं रख पाता है, तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट हो गया। तो 3 भाग में विल, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट, इसकी जजमेंट जो लेता है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप उनके साथ समय बिताएंगे और आपसे क्वेश्चन आयर होगा, आपको अंदाज पड़ जाएगा कि ये मूल को जानना चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति विशेष किस टाइप, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन का है। बिल्कुल। चौथी बात है कि उसकी जीवन व्यापन पद्धति कैसी है, उसका एज क्या है। जब ये टोटलिटी जनरलिटी मिलाकर के जो आपके सामने ड्रग रखने की कोशिश करता है, वो आज नहीं 2 महीने नहीं 6 महीने बाद सफल हो जाएगा वो डॉक्टर। लेकिन अगर रैंडम प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है, आप गए और 5 मिनट के अंदर आपकी दवा तय हो गई है, या आपको कोई मिक्सचर रेडीमेड तैयार करके दिया जा रहा है, या आपको बार बार मदर टिंचर दिया जा रहा है, मदर टिंचर दे सकते हैं लेकिन हर बार मदर टिंचर क्रूड फॉर्म है, प्रूविंग हो जाएगी। जब बहुत क्रूड फॉर्म की बहुत सारी दवाइयां दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको निराश होना पड़ेगा। इतना अच्छा है कि इसकी साइड इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन ओवरडोजिंग की वजह से बॉडी के अंदर सिम्टम प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये मतलब मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। और डॉक्टर सागर, जैसा आपने कहा, हैनीमैन जी ने भी ये महसूस किया था कि त्वरित तो इलाज हो जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो होम्योपैथी में भी ये सोचना और ये चीज प्रचलित है कि इसमें जो बीमारी होती है वो जड़ से खत्म होती है। तो इस बात को लेकर और साथ ही ये भी कहा जाता है कि इसमें कुछ विशेष परहेज होते हैं और धैर्य सबसे अहम चीज होती है। तो इन चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? होम्योपैथी की विशेषता ही क्रॉनिक डिजीज पे थी। हैनीमैन ने क्रॉनिक डिजीज के ऊपर ही सारा काम किया, क्योंकि त्वरित आराम और वापस आ जाना उसी बीमारी का, उसी सिम्टम्स को, उसी पैटर्न में। हर साल ठंड के अंदर ये तकलीफ होना, पेशेंट बोलता है मैं जब भी बारिश होती है मुझे ये तकलीफ अस्थमा की चालू हो जाती है, जब ये ठंड बढ़ती है तो मेरी खुजली चालू हो जाती है। ये क्रॉनिक डिजीजेस में उन्होंने डाला। क्रॉनिक डिजीजेस का उनका मूल ये था कि ये बीमारी के लिए ये शरीर के अंदर इतनी टेंडेंसी क्यों। जब उन्होंने बहुत अंदर गहराइयों में गए तो उनको समझ में आया कि ये एंजाइटी प्रोन है तो इसकी इचिंग बढ़ती, ये एंटीसिपेटरी बिहेवियर करता है, पहले ही डरता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ना, श्वास बढ़ना, इन चीजों को उन्होंने इन दवाइयों में सम्मिलित किया। जब क्रूड फॉर्म में दवा दी गई और डे बुक बनाई गई, तो चूंकि ये ह्यूमन प्रूविंग थी, ह्यूमन प्रूविंग की व्यवस्था होम्योपैथी के अंदर ही है। इसमें आप एक्सप्रेस कर पाते हैं कि मैं आपकी ये क्रूड फॉर्म में जब दवा लिया तो मुझे घबराहट आई, मुझे पसीना आया, मुझे शाम होने से अच्छा लगने लगा। ये लक्षण पकड़ने की व्यवस्था सिर्फ होम्योपैथी में थी। तो क्रॉनिक डिजीजेज में ये बेनिफिट होता है कि पेशेंट की अपनी वेरिएशन, सेल्फ स्टडी जो बन जाती है, इसका मूल्य है। अदरवाइज जो आज की मॉडर्न साइंस है वो पूरा पैथोलॉजी बेस्ड है। बिल्कुल। क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर उन्होंने लेबलिंग किया, लेकिन उसको क्योर के लिए उनका कहना है कि क्योर नहीं, वो क्योर आपको अपने इन दवाइयों से मेंटेनेंस डोज पे रहेगा, आप पूरा ठीक नहीं हो सकते। इसके अंदर भी बहुत सी बातें हैं कि अगर हैनीमैन ने कहा क्रॉनिक डिजीज, हैनीमैन ने कहा कि जड़ से बीमारी, लेकिन ये जरूर जानना पड़ेगा कि जड़ आपके मन मस्तिष्क तो हो सकती है लेकिन आपका सोल छूट जाता है। यहाँ से हम फिर वापस आते हैं, अपनी अपेक्षा, उपेक्षा, चिड़, नेगेटिविटी को हम छोड़ना खुद नहीं चाहते हैं। यहाँ सोल काम आता है, यहाँ सोल रोकता है। तो कहते हैं ना कि इसका मन वहाँ अटक गया है, इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे इसीलिए आयुष का, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने आयुष का गठन किया, मंत्रालय का। इसमें उन्होंने आयुर्वेद, योगा, यूनानी, इसको जब जोड़ा तो होम्योपैथी के एक सेक्शन में उन्होंने फ्रेंडली हेल्थ, हैनीमैन का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने डाइट और योगा मेडिटेशन को सपोर्ट किया है, उन्होंने एक्यूप्रेशर को सपोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, आप एक बार भी शून्य नहीं होंगे दिन भर में, तो
तो आप कंटिन्यूअस उसके अंदर गूंथ रहे हैं, आपको डिसेंसिटाइज करते नहीं आ रहा है। तो दवाइयों से आप अलाइन हो सकते हैं, लेकिन आप फिर बीमार होने के लिए तैयार हैं कि अपने आप को उस पार ले जाने के लिए तैयार है, ये आपकी विल पे है। जी जी। तो इसके लिए अब क्योर का डेफिनेशन बहुत कुछ योगा मेडिटेशन पे आके रुकता है, क्योंकि इस पे सोल जो है, सोल पे रेमेडी आपको जब तक इन्फ्लुएंस में तब तक काम करेगी, लेकिन आपको बदलना मन से जी खुद को पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें मदद आपको व्यायाम से और योगा और मेडिटेशन से होगी। योगा इन द सेंस फिजिकल योगा नहीं कह रहा हूं, जी। जो जाप है या सोल है, ध्यान है। हाँ, सोल को जो पीसफुल रहे, उस ऑरा से बाहर लाए, जी, वही मेन है। बिल्कुल। तो मतलब मन के साथ ये आत्मा का भी हाँ, एक संबंध ये है। बड़ा अचानक और अजीब बात हुई कि वहाँ अध्यात्म का इतना प्रचलन नहीं था। जी जी। और हिंदुस्तान में अध्यात्म बहुत आगे बहुत था, ज्यादा। जी वहाँ साइंस के ऊपर जोर था। बिल्कुल। यहाँ विज्ञान को उपलब्धि मान के छोड़ दिया गया, क्योंकि ये मूल नहीं है। जी जी। हुआ ये कि इन्होंने जब साइंस ढूंढा तो ये आध्यात्म तक अपने आप पहुंच गए, जी जी। बिल्कुल। बाय चांस। बिल्कुल। इन्होंने सोल, बॉडी, माइंड के ऊपर काम किया, जो WHO ने बाद में एक्सेप्ट किया। आज बहुत से मॉडर्न साइंस में आर्टिकल्स चल रहे हैं, सेल मेमोरी, वाटर मेमोरी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जीन मेमोरी जी कर रहे हो, वो भी आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि एट द एंड मॉडर्न साइंस भी योगा मेडिटेशन पे एक्सेप्ट किया। आज तो पूरा वर्ल्ड मानता है, मान रहा है। बिल्कुल। हैनीमैन बहुत पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं। जी जी। तो जो यूनिवर्सल है वो कब तरफ से आएगा, और सब तरफ से एक ही आएगा। बिल्कुल। ये विभिन्न पद्धतियां हो सकती है जी। और चूंकि ये लेटेस्ट है, जी, इसका ज्यादा 100-200 साल ही हुए हैं। आयुर्वेद बहुत पुराना है, उससे पहले मेरे ख्याल में उसके बाद आया मॉडर्न साइंस। जी। तो नया जब आता है तो पुरानी चीजों की कमियों को पूरा करके आता है। बिल्कुल। तो आज की डेट के अंदर में जो भी पीछे छूट गया, जो नहीं सही था, जी, उसको होम्योपैथी ने पार किया। आयुर्वेद में कॉस्टिंग वाइज भी, क्रूड फॉर्म वाइज भी जी। और आज उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितना ज्यादा टैबलेट फॉर्म में लाएं और इजी कंज्यूमशन में लाएं, जी, जो कि होम्योपैथी में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग को नीचे लाया गया, कंज्यूमशन में भी इजी था। तो ये चीजें सॉल्व करके आई हुई थी। बेहतर आपने कहा। और निसंदेह जैसा कि जर्मन जो तकनीक है, और अब जाकर जर्मनी में भी भारत के अध्यात्म और मंत्रों की और तमाम चीजों की बहुत रिसर्च हो रही है। अब मजेदार बात है कि इंडिया के बाद जब होम्योपैथी जबरदस्त चली, अब जर्मन गवर्नमेंट ने हैनीमैन को एक्सेप्ट करके उनके नाम की ट्रेन चलाई है अभी। देखिए बिल्कुल। तो बहुत ही रोचक आपने जानकारियां दी हैं निसंदेह। और चलते चलते आपका हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर, होम्योपैथी दिवस पर, हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा वर्ल्ड हैनीमैन डे पे, होम्योपैथी डे पे, कि आप लोग अपना ध्यान खुद रखें। कोशिश करिए कि सेल्फ हीलिंग की तरफ जाए। होम्योपैथी का के लक्षण डॉक्टर से बगैर छुपाए मन की सारी बातें बोले और आप निश्चित स्वस्थ होंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर सागर हेलोड़े, आपने आज विश्व होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी की बड़ी गूढ़ बातों की तरफ हमारे श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया है। निसंदेह उन्हें एक ऊर्जा और हौसला मिला होगा और इस विज्ञान के बारे में और बारीकी से जानने का अवसर मिला होगा। आज की इन जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर भेंट वार्ता। डॉक्टर सागर रामचंद्र हेलोड़े से बातचीत कर रहे थे के परेश।